Hello students, welcome to Can Study Point. I am Preeti ma'am and I am here to help you in your preparation of TGT English. Today's topic is adverb. इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक कवर किए थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आज का टॉपिक है एडवर्ब. तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में जो लैंग्वेज पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें एडवर्ब टॉपिक आज का है. और हम सबसे पहले एडवर्ब को दो तरह से पढ़ेंगे. पहले तो उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो, और दूसरा उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है. क्योंकि एक बेसिक चीज आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपका ये टीचिंग का एग्जाम होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में और टीचिंग के एग्जाम में एक बेसिक फर्क है. देखिए, टीचिंग के एग्जाम में आपका थ्योरी भी आता है, ठीक है, थ्योरी भी आता है, लेकिन जो इसके अलावा जैसे बैंक है, एसएससी है, रेलवेज है या और जो दूसरे एग्जाम्स है उनमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं आता है, सिर्फ अप्लाइड पार्ट आता है. ठीक है, अप्लाइड पार्ट आता है. तो यहाँ पे हम चूंकि टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इसकी थ्योरी और इसका अप्लाइड दोनों पोर्शन को साथ में लेके चलना है. तो बेहतर होगा कि हम इसकी थ्योरी जो बेसिक है वहां से स्टार्ट करेंगे. तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक. इसको मैंने रफ किया यहाँ पे. ओके, नाउ व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. जैसे हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. हमने पढ़ा था ना, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. लेकिन ये एडवर्ब है, तो नाम से पता चल रहा है एडवर्ब में वर्ब है, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करता है. लेकिन ये अकेले वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, ये वर्ब के साथ साथ और भी दो चीजों को क्वालिफाई करता है. पहला तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. ठीक, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्वालिफाई करते हैं, उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं. और एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को तो करता ही करता है ना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है. और खुद अपने आप को भी करता है, यानी एडवर्ब को भी करता है. सो इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, और अच्छे से समझना जरूरी है कि एडवर्ब वो वर्ड होता है आपका जिसको, जो वर्ब को और एडजेक्टिव को और किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करती हूँ. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective और another adverb. Adverb एक ऐसा वर्ड है जो कुछ ऐड करता है मीनिंग में, किसकी? वर्ब की मीनिंग में, या एडजेक्टिव की, या another adverb. It is said to modify verbs, adjectives and adverbs. Verbs, adjectives and adverbs. वही बात हो गई यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ she is walking slowly. She is walking slowly. तो ये slowly किसको किसकी मीनिंग में ऐड कर रहा है? शी इज वॉकिंग, वो वॉक कर रही है, लेकिन कैसे वॉक कर रही है? स्लोली. तो ये वर्ब, वॉकिंग तो वर्ब हो गया. तो वर्ब को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? क्वालिफाई किया है, या हम कह सकते हैं कि वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड किया है. तो ये स्लोली आपका एडजेक्टिव हो गया. लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है. अब ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है आप सभी जानते हैं, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ना. ये किसकी विशेषता बता रहा है? शी की. अब इंटेलिजेंट है बट वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी जो वर्ड है वो इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वेरी वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. तो ये भी एडवर्ब हो गया. और तीसरे में देखेंगे लिखा शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली. स्लोली तो एडवर्ब है ही, लेकिन वेरी, वेरी एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है. तो यहाँ पर भी वेरी जो वर्ड है ये भी एडवर्ब कहलाएगा. स्लोली भी एडवर्ब था, वेरी भी एडवर्ब था, और यहाँ पे भी वेरी एडवर्ब है. ठीक है, अंतर क्या है इन दोनों वेरी में? ये वेरी एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और ये वेरी एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और दोनों ही एडवर्ब है. ठीक है, और ये स्लोली तो एडवर्ब है ही. तो एडवर्ब में आपने मोस्टली क्या सीखा?
मेनली आप देखिए कि एडवर्ब में वर्ब की क्वालिटी बताई जाएगी या एडवर्ब की बताई जाएगी या एडजेक्टिव की बताई जाएगी। ठीक है, या ऐसे याद कर लेंगे कि एडवर्ब में लिखने में वर्ब आता है तो वर्ब की तो क्वालिटी बताएंगे ही, एडजेक्टिव जो कि नाउन प्रोनाउन की बताता है उसकी कौन बताएगा, तो एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब स्वयं अपनी भी क्वालिटी बताता है। तो इस प्रकार से ये आपके एडवर्ब हो गए। अच्छा, मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एलवाई लगा होता है, लेकिन सारे एडवर्ब ऐसे नहीं होते हैं, इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। ज्यादातर एडवर्ब के लास्ट में एलवाई होता है, जैसे आपने लिखा स्लोली तो एलवाई आया, ऑनेस्टली आप लिखा, बोल्डली तो भी एलवाई आया, ठीक है, ब्यूटीफुली तो भी आया एलवाई। तो इस तरह से एलवाई आएगा एडवर्ब में, लेकिन सभी एडवर्ब के लास्ट में एलवाई लगा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देखिए, आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें आप थ्योरी को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, अफर्मेशन और निगेशन, डिग्री एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडवर्ब, इस तरह से। ठीक है, अब ये सारे हो गए। अब देखिए, हम इनको अगर कॉमन सेंस से समझेंगे तो हमें बहुत ज्यादा ये मुश्किल नहीं लगेंगे। जैसे हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम, तो टाइम का एडवर्ब है, समय बताएगा, तो समय क्या बताएगा, कल हुआ, आज हुआ, जल्दी हुआ, देर से हुआ, पहले हुआ, बाद में हुआ, कभी नहीं हुआ या पहले हुआ। तो ये सारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम और टाइम और फ्रीक्वेंसी में अंतर रखना है हमें। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में लिखा हुआ है, जैसे ये एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर, यानी किसी चीज के पहले हुआ, या एक हुआ लेटली हुआ, लेट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर, ये सारे टाइम ही तो बता रहे हैं, कभी नहीं हुआ, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ये भी टाइम, यस्टरडे हुआ था, ये भी टाइम, ये सारे टाइम है। अब फ्रीक्वेंसी में आते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। तो जैसे हम कहते हैं हमेशा हो रही है, हमेशा, या एक बार, या अक्सर, या कभी नहीं, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं। जैसे ऑलवेज कोई चीज हो रही है ना, तो ऑलवेज का मतलब हो गया कितनी बार होती है, यानी कि हमेशा ही होती है। वंस, यानी कि इनमें फ्रीक्वेंसी बताने कितनी बार होती है, लगभग कोई घटना होती है तो कितनी बार होती है, या हुई तो कितनी बार हुई, वंस यानी कि वन टाइम ही हुई, सिल्डम कभी कभार हो जाती है, यूजुअली अक्सर होती रहती है, रेयरली होती है। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब हो गए, टाइप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब प्लेस का, तो प्लेस में हम स्थान बताएंगे, कहाँ, यहाँ, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, स्थान बता रहा है। हियर, एवरीवेयर, हर जगह, डाउन, नियर, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, ये स्थान बता रहा है, नहीं लोकेशन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर वाले जो होते हैं वो आपके ये कैसे होते हैं, मैनर वाले में मोस्टली एलवाई लगा होता है, पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए, सब में नहीं लेकिन मोस्टली में लगा होता है, जैसे स्लोली, साउंडली, डिलाइटफुली, सो। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, ये बहुत ज्यादा आसान है आपको समझना। देखिए, अफर्मेशन अगर है तो हम किसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसा है, यस में, निगेशन में है तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर हम अफर्मेशन कर रहे हैं या निगेशन कर रहे हैं किसी बात को, जैसे हमने कहा कि वो व्यक्ति आया था, लेकिन हमने बोला सर्टेनली आया था, यानी कि हम उसको अफर्म कर रहे हैं, इस बात को अफर्म कर रहे हैं कि वो सर्टेनली आया था। या हमने बोला कि ये काम होना चाहिए, हमने कहा ऑब्वियसली होना चाहिए, तो हम इस बात को बहुत अफर्म कर रहे हैं, अफर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि हाँ इट शुड बी ऑब्वियसली, और किसको ऑब्वियसली होना चाहिए, तो ये एक अफर्मेशन है। या कभी कभी हम निगेशन भी बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, नो, नो एक प्रकार का निगेशन का एडवर्ब है। या हमने कहा अनडाउटली, तो अनडाउटली भी अफर्मेशन हो गया, क्योंकि डाउटली हो गया जिसमें संदेह है, अनडाउटली जिसमें संदेह नहीं है। तो अगर अनडाउटली है तो इसका मतलब कि संदेह नहीं है, अफर्म है, तो ये भी एडवर्ब अफर्मेशन का हो जाता है। इनमें आप नाम से याद कर लेंगे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन टीजीटी में मोस्टली पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जा सकता है कि अपवर्ड ये कौन सा एडवर्ब है, तो अपवर्ड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है,
इस तरह से पूछा जा सकता है और आपको आगे के क्वेश्चन हल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिग्री में हम लोगों ने जैसे एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ी थी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो वहां पे हम पढ़ते थे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पढ़ते थे ना। तो चूंकि वो एडजेक्टिव थे, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, तो उसमें हम पढ़ लेते थे। जैसे हमने पढ़ा बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हमने डिग्री पढ़ी, यानी स्मॉल है, ग्रेट है, बिग है, ये सारे आपके क्या थे, ये सारे एडजेक्टिव थे, हमने उनकी डिग्री बना दी। लेकिन यहाँ पे हमें डिग्री तो बनानी है, लेकिन किसकी बनानी है, यहाँ पे हमें डिग्री बनानी है एडवर्ब की। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे डिग्री को पढ़ के बिल्कुल भी आप कंफ्यूज होकर के पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप एडवर्ब में रहेंगे। ऑलमोस्ट, ये काम ऑलमोस्ट हो चुका है या फुली हो चुका है। वेरी, इनफ, रेदर, क्वाइट, टू, रियली, ये मात्रा एक प्रकार से बताते हैं, क्योंकि ये मात्रा ही तो बताते हैं, तो डिग्री का मतलब मात्रा होता है, तो ये मात्रा बताते हैं कि जैसे कहते हैं कि ये जो है इसने इनफ ये काम कर लिया है, तो अगर इनफ ये काम कर लिया है या बोला कि हमने कि इट इज इनफ, ये इनफ है, तो इनफ वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है। ठीक, जैसे हमने बोला रियली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है, ये तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन रियली ब्यूटीफुल अगर है तो रियली तो एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा था। तो रियली ब्यूटीफुल में रियली एडवर्ब तो है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये कौन सा एडवर्ब है, तो ये एक रियली, ये डिग्री का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, या हमने बोला टू ब्यूटीफुल या टू केयरलेस, तो यहाँ पे डिग्री है, मतलब मात्रा है कि कम है या ज्यादा है या कितना है, पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है, या बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या ठीक ठीक है, यानी एक प्रकार की मात्रात्मक रूप से जब एडवर्ब को बताया जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव में आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, सबसे सिंपल होता है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। क्यों? इंट्रोगेटिव WH वर्ड से ही आएंगे हमेशा, व्हाट, हाउ, व्हेन, वाई एटसेट्रा। रिलेटिव में भी वही आते हैं। अब अंतर क्या है, अगर रिलेटिव होगी कोई चीज तो मिड में आएगी, और इंट्रोगेटिव होगी तो हमेशा स्टार्टिंग में आएगी। लेकिन अब वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, क्या है, ये डिपेंड करेगा। अगर वो किसी एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब कहलाएगा और वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। और इसी तरह से अगर वो किसी एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, अगर वो मिड में आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए पहले ऊपर लिखा हुआ है रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मेक एन एडजेक्टिव क्लॉज। जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज को बनाने में यूज किए जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट इंडिया। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर, वो उस साल में उसका जन्म हुआ था जब मैंने इंडिया छोड़ा, है ना, जब मैंने इंडिया छोड़ा। तो यहाँ देखिए समय की बात है ना यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब, लेकिन ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे व्हेन बीच में आया है ना। उसने, देखिए उसने जन्म लिया उस वर्ष में जब मैंने इंडिया छोड़ा, तो यहाँ पे ये तो टाइम की बात हो रही है, तो जब मैंने छोड़ा तो ये व्हेन बीच में आ रहा है, इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब है। यहाँ सेंस यह हो गया कि इन विच या ऑन विच, ये इसका सेंस है। अब ही डज नॉट लाइक टू स्टे एट द होटल, उसे उस होटल में रुकना पसंद नहीं है वेयर दे आर स्टेइंग, जहां पे वो लोग रुके हुए हैं। तो ये क्या हो गया, वेयर, ये रिलेटिव में आ गया। हमेशा याद रखना जब ऑप्शन में रिलेटिव और इंट्रोगेटिव आए तो आप बहुत ज्यादा अगर नहीं चीजों को याद कर पा रहे हैं तो एक मोटी चीज याद रखेंगे कि रिलेटिव हमेशा मिड में आएगा, इंट्रोगेटिव हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अब रूल्स इनके थोड़े थोड़े से हम पढ़ते जाएंगे। Adjective qualifies a noun and a pronoun, whereas adverb modifies a verb and adjective and an adverb. ये आपने पहले ही पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव क्या क्वालिफाई करता है और एडवर्ब क्या क्वालिफाई करता है या किसे मॉडिफाई करता है। हिज एक्ट वॉज रिमार्केबल, उसका एक्ट रिमार्केबल था। तो देखिए
उसका एक्ट, ये नाउन हो गया ना यहाँ पे, तो नाउन क्या था, रिमार्केबल था, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन लिखा शी एक्टेड, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा, उसने कैसे एक्ट किया, रिमार्केबली, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है। शी रैन क्विकर देन आई, वो दौड़ी ज्यादा तेज, देन आई यानी मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्विकर, देखिए क्विकर तो ये आपका क्या होता है भाई, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, ये एडजेक्टिव की डिग्री है, बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, ये एडजेक्टिव की डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पे हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, रैन, रैन माने दौड़ा, दौड़ा या दौड़ी ये वर्ब है ना, तो हमें एडजेक्टिव लगाना है या एडवर्ब लगाना है, हमें यहाँ पे एडवर्ब लगाना है, एडजेक्टिव नहीं लगाना है। तो एडवर्ब क्या होता है, क्विकली, अब हमें क्विकली का बनाना है, तो क्विकली का बनाने में हम क्या लगाएंगे, मोर क्विकली, ठीक है, मोर क्विकली, क्योंकि हमें क्विकली तो लिखना ही था। इसके बाद शी इज अ वेरी स्किलफुल डांसर, वो बहुत स्किलफुल डांसर है, तो शी इज अ वेरी स्किलफुल डांसर, तो वहां पे शी नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए। शी डांसेस, वो डांस करती है वेरी स्किलफुली, क्योंकि डांसेस यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को बताने के लिए यहाँ पे एडवर्ब आएगा। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि जैसे इन्होंने लिखा क्विकर देन ये लगे या क्विकली देन लिखे, तो आप ये ध्यान देंगे कि हम एडवर्ब लिख रहे हैं या एडजेक्टिव। अगर हमें ये रैन लिखा है ना, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत थी, तो हमें क्विकली की जरूरत थी। अब क्विकली में हमें कंपेरेटिव बनाना था, तो मोर क्विकली, लेकिन अगर क्विकर लिख देंगे तब तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो हमें इसका थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, रूल नंबर 2, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली। तो इनको हमें जनरली कहाँ लिखना होता है, उस वर्ब के पहले लिखना होता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर कम्स ऑफन, कम्स ऑफन नहीं होगा, माई ब्रदर ऑफन कम्स, ये होगा, ठीक है। इन दोनों को, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लेस ऑफन बिफोर कम्स, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है प्लेस ऑफन बिफोर कम्स। इसी तरह से ही गोज यूजली, तो गोज यूजली नहीं, यूजली गोज। यहाँ पे लिखा नेवर टॉक्स, बिल्कुल ठीक है, अगर होता टॉक्स नेवर तो गलत हो जाता, नेवर टॉक्स। ऑलवेज सेटिस्फाइड, बिल्कुल ठीक है, ऑलवेज सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, यूजली सेटिस्फाइड, बट सेटिस्फाइड ऑलवेज, सेटिस्फाइड नेवर, सेटिस्फाइड यूजली, ये गलत हो जाएंगे। यानी कि हमको ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमेशा पहले लिखने होते हैं और वर्ब इनके बाद लिखनी होती है, यही मोटी मोटी सी चीज हमें माइंड में सेट रखनी है, ठीक है। और हम इनको थोड़ा सा आपका थॉरोली समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, इसके बाद जब हम अपने नोट्स बनाएंगे तो उनको कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में लिखें, ठीक है। हम ये वर्ड्स को तो कंप्लीट लिखेंगे, ये जो वर्ड्स आपके मोटे काले अक्षर में लिखे हुए हैं इनको तो हम पूरे लिखेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम इनको बहुत शॉर्ट में नोट करना है हमको कि इनमें हमने क्या पढ़ा है, कि इनको हमें वर्ब के पहले लिखना है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल आप करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आगे देखिए लिखा हुआ है वर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ पेनर्स आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, हाउएवर द एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें बाद में ही लिखना है, और ट्रांजिटिव है तो पहले और बाद दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ये आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। ही रिटर्न्ड इमीडिएटली, ठीक, ये इस तरह के जो इमीडिएटली ये आपका एक मैनर कि कैसे वापस आए, तो हमेशा हम लोग ये एडवर्ब लास्ट में ही तो लिखते थे, ही रिटर्न्ड इमीडिएटली, ही इमीडिएटली रिटर्न है। ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट टू मी, तो अब ये ब्रीफली ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, दोनों सही है, ठीक। ही नरेटेड टू मी द इंसिडेंट ब्रीफली, ये भी सही है, क्योंकि ये एल वाई वाले वर्ड जो है ये हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, ये मैनर वाले में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। ही साउंडली स्लेप्ट, तो साउंडली स्लेप्ट नहीं होता है, स्लेप्ट साउंडली होता है। अच्छा,
रूल्स को पढ़ने के साथ ही अगर कुछ वर्ड्स को आप एज इट इज याद कर लें, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे साउंडली स्लेप्ट नहीं होता है, और सॉरी और स्लेप्ट साउंडली होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर लीजिए, ग्रामर में जब आप नोट्स बनाएंगे लिख लीजिए साउंडली स्लेप्ट गलत होता है, स्लेप्ट साउंडली सही होता है। इस तरह से भी आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए समझने के बाद में आपका एक तरीका, एक तो हो गया कि रूल्स वाइज पढ़ना, दूसरा हो गया आप एक टेबल बना के इस तरह से पढ़ सकते हैं। किसी भी पॉइंट में ऐसे आप एक टेबल बनाइए बिल्कुल सीधी, और उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये रॉन्ग होता है और ये करेक्ट होता है। ठीक है, तो जो जो चीजें आप सीखते जा रहे हैं उनको आप लिख लीजिए, आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे इस टाइप पे आप लिख लीजिए साउंडली स्लेप्ट, फिर यहाँ लिख लीजिए स्लेप्ट साउंडली। ठीक, यहाँ पे आपने लिख लिया फास्टली, यहाँ पे लिख लिया फास्ट। तो आप पूरा पढ़ने के बाद में जब शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि हाँ ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता है, ये नहीं होता, इसकी जगह पे ये होता है। तो वो चीजें आपको सीधे सीधे रट जाती है। ठीक है, और एग्जाम में आपको करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एक रूल्स को पढ़ने के बाद में आपको अंदर 50 चीजें होती है, लेकिन उन 50 चीजों में 5 चीजें मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती है। तो एटलीस्ट आप वो 5 चीजें लिख सकते हैं। पढ़िए उन सारी चीजों को, लेकिन उन 5 चीजों को स्पेशली नोट डाउन करिए, ताकि वो आपकी टंग पे हर समय रहनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस बाय एन एडवर्ब। अगर एडवर्ब से इस तरह से शुरू होता है सेंटेंस, तो इसको मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, बहुत आसान है ये। इस पूरे रूल को पढ़ने पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, एक चीज मिलने वाली है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, ठीक, सेल्डम, आप अपनी कॉपी में नोट कर, मेरे पॉइंट को सुन के वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, नो सूनर से होती है। तो ठीक, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है तो आप क्या करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इस बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इतनी बात को समझने के बाद आपको ये सारी चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, नो सूनर या रेयरली, एक रेयरली वर्ड इसमें छूट गया है, वो भी बहुत आता है, रेयरली से होती है, तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाद में सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रही हूँ और अब आपको चीजों को समझा रही हूँ। चलिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ। जैसे लिखा है सेल्डम ही विजिट्स, सेल्डम से शुरुआत हो गई, ठीक, तो ही विजिट्स गलत है। अब ही विजिट्स को अलग कर लेंगे तो विजिट्स से डज निकलेगा, तो डज ही विजिट आएगा। सेल्डम, सेल्डम तो पहले ही आएगा। ठीक है, सेल्डम के तो सही है। इसके बाद ही विजिट्स की जगह में डज ही विजिट हो जाएगा, बाकी सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब देखिए, ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, इसमें सेंटेंस में सेल्डम तो आया है, लेकिन सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए ये सही है। हमने कहा था सेंटेंस में अगर शुरुआत सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर या नो सूनर से होती है। रेयरली का एक भाई बेयरली भी होता है। ठीक है, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर से होती है, तो शुरुआत होती है। तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी इसलिए ये गलत था, यहाँ पे डज ही विजिट होना था। ठीक, यहाँ पे सेल्डम बीच में आया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए क्या आया है, नॉट सेल्डम, यहाँ पे भी सेल्डम बीच में नहीं आया है, सॉरी शुरुआत में नहीं आया है, इसलिए ये सही है। अब देखिए, नेवर से शुरुआत हुई है, ये गलत हो जाएगा। नेवर से अगर शुरुआत हुई है तो आई विल नहीं होगा, विल आई होगा। ठीक है, और अगर पहले ही आई विल होता, नेवर बीच में आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सेंटेंस सही था आपका। अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शी नो सूनर, नो सूनर बीच में आया है, कोई मतलब नहीं, बात खत्म। अगर नो सूनर शुरुआत में आया है तो फिर क्या होगा, डिड शी रीच होगा। यहाँ पे अगर लिखा होता नो सूनर शी रीच्ड तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। नो सूनर डिड शी रीच, यहाँ पे इस तरह से होगा और आगे देन लगता है। नो सूनर के सेंटेंस में हमेशा देन लगाना जरूरी होता है, और अगर हार्डली स्कार्सली है तो वेन लगाना जरूरी होता है। देखिए, ये हार्डली वाला और स्कार्सली वाले में से कोई भी एक हो। अब यहाँ पे हार्डली बीच में आया है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ हार्डली या स्कार्सली में से कोई एक आएगा। देखिए ऑब्लिक लगा हुआ है, पेपर में दो नहीं आएंगे। हार्डली अगर या स्कार्सली, मान लीजिए हार्डली है, तो यहाँ पे हैड शी रीच्ड सही है। अगर यहाँ पे शी हैड रीच्ड हो जाता तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। ठीक है, इसी तरह से सो क्विकली भी होता है। सो क्विकली में शी रैन गलत हो जाएगा। डिड शी रन, डिड शी रन हो जाएगा क्योंकि रैन सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाते चलिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर या सो क्विकली से हुई है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। दूसरी बात, अगर नो सूनर है तो सेंटेंस में देन आएगा, आगे पार्ट में THAN देन आएगा। और अगर हार्डली या स्कार्सली है तो वेन आएगा, WHEN। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। एल्स और अदरवाइज को हमें पढ़ना है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे लिखा हुआ है एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, एल्स बट फॉलो करता है और अदरवाइज में देन लगता है। तो ये सिंपल सा कर लीजिए, जो एल्स है वो बट होता है और अदरवाइज में देन होता है। इसको आप लिख करके ही याद कर लेंगे। जैसे कैसे याद कर लेंगे, एल्स बट, तो ये आपको एक पेयर याद रहेगा एल्स बट का। ठीक है, एक एल्स बट का एक आपको पेयर याद हो जाएगा। अब इट इज नथिंग एल्स बट, सॉरी मेरे मुंह से तो सही वाला निकल गया। इट इज नथिंग एल्स देन शीर मैडनेस, तो इट इज नथिंग एल्स है ना, नथिंग एल्स देन नहीं होता है, नथिंग एल्स बट होता है। आपको याद होगा एल्स के साथ तो बट आता है हमेशा। वेरी सिंपल, ये रटने वाली चीज है, छोटे छोटे पॉइंट माइंड में सेट कर लीजिए। एल्स बट, एल्स बट, एल्स बट, एल्स आएगा तो बट ही एक बट को लेके आएगा, बट अदर या अदरवाइज आएगा तो देन आएगा। अब यहाँ पे लिखा है शी हैड नो अदर, नो अदर आ गया ना, नो अदर बट नहीं, नो अदर अल्टरनेटिव, देन स्टे हियर। शी हैज नो अदर एल्स, नो अदर एल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी, बट मी। अगर बस सिंपल से याद करें, एल्स बट अदर अदरवाइज देन। ठीक है, दो चार बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा और विश्वास करिए कि आपको बहुत आसान भी लगेगा और साथ ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, बोथ नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब्स। ये नेवर और नॉट एडवर्ब होते तो अभी आपने पहले भी पढ़ा था। द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज अनकरेक्ट। लेकिन नेवर अलग है, नॉट अलग है और एक दूसरे में हमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि नॉट का मीनिंग अलग होता है और नेवर का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, जैसे लिखा है कि आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। अब इसको आप नियम से मत समझिए, कॉमन सेंस से समझिए। मैं ऊटी पिछले साल कभी नहीं गई। तो जब आपको ये कहना है कि मैं कभी नहीं गई, तो पिछले साल और अगले साल और आजकल का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं कभी नहीं गई मींस नेवर। बट अगर मैं कह रही हूं मैं पिछले साल नहीं गई, तो मुझे ये कहना चाहिए था आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, या आई डिड नॉट गो ही लगेगा, आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर। मैं ये नहीं कहूंगी आई नेवर वेंट। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कहना है कि मैं कभी नहीं गई तो लास्ट ईयर का क्या मतलब है? तो अगर टाइम लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है नेवर तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे आई नेवर वेंट नहीं आएगा। मैं नहीं गई मुझे ये कहना है, मैं कभी नहीं गई मुझे ये नहीं कहना है। आई डिड नॉट गो। ठीक है, यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा। अगला, आई नेवर रिमेम्बर टू हैव सेड सो, मतलब मुझे कभी नहीं याद है कि मैंने ऐसा कहा हो। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मुझे कभी नहीं याद है, ये कोई बात नहीं होती। मुझे याद नहीं है या मुझे याद है। आई रिमेम्बर या आई डोंट रिमेम्बर, दो चीजें हो सकती हैं। बट आई नेवर रिमेम्बर क्या होता है भाई? आई रिमेम्बर या आई डोंट रिमेम्बर, दो ही बातें तो हो सकती हैं। हाँ, किसी काम को हमने किया है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस काम को किया है, हमने इस काम को नहीं किया है, या हम ये कह सकते हैं हमने इस काम को कभी नहीं किया है, ये तो कह सकते हैं। बट मुझे कभी नहीं याद है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो रिमेम्बर के साथ नेवर थोड़ा नहीं आ जाएगा। आई नेवर रिमेम्बर नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर, यहाँ पे ये आ जाएगा, नेवर हट जाएगा। आई रिमेम्बर नेवर टू सेड सो, ये सही है कि मुझे याद है मैंने कभी नहीं कहा है, यहाँ पे नेवर कहने के लिए आया है तो सही है। या आई डोंट रिमेम्बर टू हैव सेड सो, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ऐसा कहा हो, लेकिन मुझे कभी नहीं याद है ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक, आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क, ये तो एक हैबिचुअल एक्शन है कि मैं कभी भी अलाउ नहीं करता हूँ अपने बेटे को रात को जाने के लिए। अगला, अब देखिए इसको, ये फ्रेज है, इनको सिंपल सा आप याद कर लीजिए। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर,
लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे याद करिए आप इनको। मैंने आपको बताया था कि आप एक इस तरह से मैंने आपको इस तरह बताया था कि आप एक कैसे बनाएंगे कॉपी में, यहाँ पे गलत और यहाँ पे सही जरूर बनाएंगे। अब देखिए ये जो 4 मोटे काले अक्षरों में लिखे हैं ये सही है, तो आप ऐसे याद करिए, सेल्डम और एवर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेल्डम और नेवर। अच्छा, दिमाग लगाने वाले बच्चे ये लगा सकते हैं कि सेल्डम निगेटिव होता है और नेवर भी, तो ये गलत हो जाएगा, बट ऐसा नहीं, आप ये इतना दिमाग मत लगाइए, फ्रेज तो फ्रेज होता है, फ्रेज में कोई दिमाग मत लगाइए। अब यहाँ पे लिखा होगा इसका उल्टा, यहाँ पे लिखा होगा सेल्डम और एवर, तो सेल्डम और एवर गलत होता है, सेल्डम और नेवर सही होता है। ठीक, तो आप चाहो तो सही सही याद कर लीजिए, चाहे तो दोनों की टेबल बना के कर लीजिए। सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ एवर होता है। देखिए सेल्डम के साथ एवर आता है बट इफ आता है ना, तो आप सिंपल से सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। ठीक, देखिए लिटिल और नथिंग दोनों निगेटिव होते हैं, लेकिन और से जुड़ते हैं सही होते हैं, लेकिन इफ से जुड़ते हैं तो दोनों अलग होते हैं। सेल्डम और नेवर दोनों निगेटिव होते हैं, और से जुड़ते हैं तो सही होते हैं, इफ लगा देते हैं तो नॉर्मल होता है। तो ये चारों के चारों सही है। पेपर में आपका आएगा कोई भी सेंटेंस, उसमें लिखा होगा सेल्डम और एवर, ये तो पूरा सेंटेंस है, मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज बता रही हूँ। सेल्डम और एवर लिखा होगा, बस जैसे ही आप देखेंगे सेल्डम और एवर आप समझ जाएंगे इसको हटाना है, हमें सेल्डम और नेवर लगाना है, बात खत्म। ठीक, अब देखिए सेल्डम और एवर सही होता है, तो आपने सीख लिया, सेल्डम इफ एवर भी उतना ही सही होता है। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पे निगेटिव एडवर्ब है बेटा, ये वही वाले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नीदर, रेयरली, वेयरली एटसेट्रा। ठीक, ये सारे निगेटिव होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि अगर ये निगेटिव है तो हमें इनके साथ नॉट या दूसरा किसी अन्य निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड, अभी रेयरली अगर आ गया है तो नोबडी क्यों आएगा, कॉमन सेंस लगाइए। देखिए अभी आप इस पर मत जाइए, ये जो है आंसर्स हैं इस पर आप मत जाइए, खाली आप मोटा मोटा समझिए। अगर आप इतना समझिए, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, रेयरली, वेयरली, ये सारे क्या है, निगेटिव है। अब रेयरली आ गया तो नोबडी नहीं आएगा ना, ठीक, हार्डली आएगा तो नथिंग नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ना। हार्डली निगेटिव है, निगेटिव के साथ सम का वर्ड नहीं आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग और यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर, नथिंग अगर निगेटिव है तो नेवर क्यों आएगा, है ना। यहाँ पे नॉट भी आ रहा है और सेल्डम भी आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना। यहाँ पे भी नॉट आ रहा है और यहाँ पे नथिंग और नेवर भी आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है डज नॉट, निगेटिव है, नीदर, ये भी निगेटिव आ गया। तो हमें निगेटिव्स को, जब हमें पता है कि निगेटिव एडवर्ब है तो हमें इनके साथ में कोई दूसरा निगेटिव यूज नहीं करना है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इनका एक दो क्वेश्चंस को, ये जो सॉरी एग्जांपल्स है मैं इनको क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। क्वेश्चन था आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड, जब रेयरली आ गया है तो नोबडी नहीं आएगा, नोबडी की जगह एनीबडी आ जाएगा। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट, ठीक, जब हार्डली आ गया है तो नथिंग नहीं आएगा, नथिंग की जगह एनीथिंग आएगा। तो बस ये बिल्कुल सिंपल सा, आप इसे बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। ये निगेटिव वर्ड्स है, दो निगेटिव वर्ड्स को एक साथ यूज नहीं करते हैं। अगर ये निगेटिव एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं तो इनके साथ हम दूसरा निगेटिव वर्ड हटा के उनकी जगह उनका पॉजिटिव लगाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सेल्डम को ही हटा दे, हम सेल्डम के साथ अगर नोबडी है तो नोबडी को एनीबडी करेंगे, अगर सेल्डम के साथ नोवेयर है तो नोवेयर को एनीवेयर करेंगे। ठीक है, अगर सेल्डम के साथ में नेवर है तो नेवर को हम एवर करेंगे, लेकिन हम उस सेल्डम को, रेयरली को, हार्डली को, बेयरली को नहीं हटाएंगे। ये निगेटिव एडवर्ब्स हैं, इनके साथ में कोई दूसरा वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड दैट इज नेगेटिव इन मीनिंग शुड नॉट बी यूज्ड, दैट शुड नेवर बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इसमें नोट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। अवॉइड द यूज ऑफ निगेटिव विद डिनाई, फॉरबिड, बोथ। हाँ, ये जो वर्ड्स है ये भी आपस में निगेटिव, ये इनके साथ में आपको निगेटिव यूज नहीं करना है, क्योंकि बोथ तो पॉजिटिव में ही यूज करते हैं। मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया है, बोथ का मतलब दोनों। अगर लिखा है दोनों ही नहीं है तो नीदर यूज करेंगे। बोथ हमेशा पॉजिटिव के लिए आता है, बोथ कभी निगेटिव के लिए नहीं आता है। और डिनाई माने मना करना, फॉरबिड माने मना करना। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है
मैनली, मास्टरली, स्लोवेनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली। ठीक है, इनमें ly आया है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। जैसे किसी ने बोला कि वो मंथली आता है, ठीक है, या ये उसकी सैलरी मंथली है, या हमने बोला वो व्यक्ति मुझसे फ्रेंडली है, ये चीजें ऑर्डरली लगी हुई हैं, तो वहां पे ये ly लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। तो इतने वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिएगा कि मैनली, मास्टरली, स्लोवेनली, मंथली, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो ये हमें एडवर्ब की तरह ट्रीट करने हैं, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करने हैं, ये एडवर्ब की तरह ट्रीट नहीं करने। इनको लिख करके लर्न करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा कोवर्ड, माइजर, निगार्ड, ये नाउन है। कोवर्ड माने कायर होता है, ठीक है, लेकिन ये नाउन होता है। अब आप कोवर्ड में कोवर्डली कर देंगे, माइजरली कर लेंगे, निगार्डली कर लेंगे, तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। और अगर हमें इनका एडवर्ब बनाना है तो इन अ कवर्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, ऐसे लगाते हैं हम लोग। ठीक, अब देखेंगे फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लेट, नाइट, हाई, सेफ, क्विक, इनमें हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि ये काम बहुत जल्दी हुआ तो भी फास्टली नहीं करेंगे, फास्ट ही करेंगे, या ये बहुत फास्ट है तो भी फास्ट ही है, यानी हमें फास्टली नहीं लिखना है। ठीक, लाउडली और अलाउड, तो लाउडली और अलाउड है तो एडवर्ब, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक, लाउड माने होता है तेज, तो ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, लाउड, और लाउडली कोई चीज हुई तो भी तेजी से, और अलाउड हुई तो भी तेजी से, तो दोनों एडजेक्टिव हो गए, आपके एडवर्ब हो गए दोनों। लेट और लेटली, इसमें देख लेंगे लेट क्या है आपका, लेट तो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, लेकिन लेटली कोई काम हुआ इसका मतलब रिसेंटली हुआ। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लेटली में लिखा हुआ है, यहाँ पे रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब अभी अभी हुआ, यानी ये एडवर्ब हो गया। हार्ड और हार्डली, तो हार्ड तो आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी हो जाता है हार्ड, लेकिन हार्डली जब लिखेंगे तो हार्डली वही हो गया, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, नो सूनर। ठीक, ये वही हार्डली हो गया, तो निगेटिव मीनिंग में होता है और एडवर्ब होता है। और हार्डली जब आएगा तो स्टार्टिंग में अगर हार्डली आ गया तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज अर्निंग 500 रुपीज मंथली, तो हमने कहा था ना मंथली नहीं लिखते हैं, तो हम ए मंथ लिखेंगे यहाँ पे। शी इज डूइंग दिस वर्क गुड, वो अच्छा काम कर रही है, तो गुड तो ना, गुड तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अच्छा काम कर रही है तो गुड की जगह वेल होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना, गुड माने अच्छा, वेल माने अच्छा, लेकिन गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है। हम किसी को ये नहीं कहते हैं गुड डन, हमेशा कहते हैं वेल डन, वेल डन, अच्छा किया तो वेल डन, और अच्छे हो आप तो यू आर गुड, बट यू हैव डन वेल। ठीक है, तो वेल एडजेक्टिव होता है, हमेशा याद रखना, किसी ने कुछ अच्छा किया है तो गुड नहीं किया है, उसने क्या किया है, वेल किया है, तो ये गुड और वेल का देख लेना आप। इसके बाद रोहित ऑलवेज कम्स लेटली टू स्कूल, लेटली नहीं होता है, लेट होता है, कोवर्ड नहीं है, आ कोवर्ड है। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि लाउडली बोले, टू टॉक, तो लाउडली नहीं, अलाउड, सीधे सीधे अलाउड का मतलब भी तेजी होता है। ठीक है, और इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल से जो मैंने अभी चीजें बताई वही है, कुछ भी अलग नहीं है। इसके बाद है मच, वेरी, सो, टू, इनफ और रेदर। तो देखो इसमें आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो टू होता है ये आपका, इस टू का मतलब होता है निगेटिव टू होता है, मतलब इतना ज्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव वर्ड है। वेरी आपका पॉजिटिव डिग्री बताता है, वेरी सिंपल बताता है, जैसे लिखा हुआ है इट इज मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, इट इज अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, तो यहां पे लिखना है इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, क्योंकि मच हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। देखिए लिखा हुआ याद कर लेना, मच को हम नॉर्मल में नहीं यूज करते जब कुछ कंपेयर करते हैं, और सीधी सी बात है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है तो मच इंटरेस्टिंग क्यों कहेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, वेरी सिंपल, कॉमन सेंस से समझेंगे। देखिए एक कहावत कही जाती है, नो सेंस नो टेंस, जब तक सेंस नहीं क्लियर है टेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक, टेंस सेंस पर ही चलते हैं, तो आप सेंस लगाइए यहाँ पे कि मच का यूज हमें कंपैरेटिव डिग्री में या पास्ट पार्टिसिपल में करना है, तो सिंपल में हमें नहीं करना है। ठीक, अब दूसरा देखिए, आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड
इन द इवनिंग, मैं शाम को ज्यादा एग्जॉस्टेड था। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हो गया ना, तो यहाँ पे मच हो जाएगा, यहाँ पे आई वॉज मच एग्जॉस्टेड। ठीक, अब यू शुड नोट द यूज ऑफ वेरी एंड मच इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में वेरी और मच का यूज कैसे करते हैं, जैसे लिखा हुआ है, वेरी का मतलब होता है रियली, शी इज द वेरी बेस्ट टीचर इन द स्कूल, है ना। तो यहाँ पे वेरी का मतलब रियली भी होता है, ये एडवर्ब में ही होता है, एडजेक्टिव में नहीं होता है। एडजेक्टिव में तो शी इज द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल ऐसे होता है। शी इज मच द बेस्ट टीचर, तो यहाँ पे मच का मतलब क्या हो गया कि हाँ वो निश्चित तौर पे बेस्ट टीचर है। इसके बाद सो और टू, अब सो और टू में अंतर क्या है भाई, सो का मतलब वेरी, टू का भी मतलब वेरी, बट जो टू होता है वो निगेटिव सेंस में आता है कि इट शुड नॉट बी एज मच एज, इतना नहीं होना चाहिए जितना की है। अब देखिए, जैसे हम ये कहें कि शी इज सो ब्यूटीफुल, तो ये सही है कि बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर किसी लड़की को बोले कि शी इज टू ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टू का मतलब होता है इतना ज्यादा है जितना कि नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो गई, टू मच, है ना, तो वो टू, TOO का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे हम किसी की पुअर्टी को देख करके कहें कि भाई बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा गरीब है, इतना भी नहीं होना चाहिए, बहुत परेशान है, इतना भी नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा हो गया, टू हो गया। लेकिन सो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भैया बहुत पैसा आ गया, अब इतना भी नहीं आना चाहिए, चाहे जितना आ जाए वो कम ही लगता है, ठीक है। लेकिन निगेटिव चीजें जब ज्यादा हो जाती है तो आदमी कहता है दैट्स इनफ, अब नहीं होना चाहिए, है ना, कि बहुत ज्यादा हो गया, तो ओवर हो रहा है। तो टू हमेशा निगेटिविटी में ही लगाएंगे। जैसे लिखा गया शी इज टू पुअर टू स्टडी फर्दर, इतना गरीब है कि आगे पढ़ नहीं सकता, तो ये सही है आपका, ठीक है, शी इज टू पुअर। या फिर अगर शी इज सो पुअर, तो फिर आगे हमें लिखना पड़ेगा दैट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर, क्योंकि TOO ये अपने आप में निगेटिव होता है और इसके साथ आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शी इज टू हेल्दी, बहुत हेल्दी है, हेल्दी होना तो अच्छी बात है, तो टू टू क्यों लगा दे कि टू बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई, मतलब अब बीमार हो जानी चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वेरी, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरी वेरी हेल्दी। इट इज टू बैड, बुरी चीजों में टू लगाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इनफ में, इनफ में खाली क्रम याद रखना है, वो इनफ कहाँ लगाना है, ठीक। देखिए, इनफ वाइज या वाइज इनफ, ठीक, दो चीजें हो गई, इनफ वाइज या वाइज इनफ। तो इनफ वाइज गलत है, वाइज इनफ सही है। तो जो भी एडजेक्टिव आएगा इनफ हमेशा उसके बाद में आएगा, बस आप ये याद कर लीजिए, ठीक है, हमेशा उसके बाद में आएगा, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। रेदर, रेदर एक डिग्री बताता है, जैसे लिखा है शी इज रेदर इंटेलिजेंट, शी इज वॉकिंग रेदर स्लोली, मतलब एक डिग्री, एक कंपैरिजन बताता है। और रेदर को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, इट इज रेदर अ न्यूसेंस, इट इज रेदर अ गुड स्टेप, ठीक है, या अ रेदर गुड स्टेप, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपका इसके बाद आता है टू एज वेल ऑल्सो, टू एज वेल ऑल्सो आर यूज्ड in the sense of besides, in addition to, in affirmative sentences, but also cannot be used at end position, ठीक है। she found her bag and money to या as well, ये मतलब also के सेंस में आता है, ठीक है, also के सेंस में आता है, लेकिन ये also लास्ट में नहीं आएगा, सेंस तो वही है लेकिन लास्ट में नहीं आएगा। शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी, तब तो ठीक था, बट शी फाउंड हर बैग एंड मनी ऑल्सो, ये नहीं सही होगा, क्योंकि ऑल्सो को हम एंड पोजीशन पे नहीं लाएंगे। हम अगर एंड पोजीशन पे लाना है तो हम टू या एज वेल को लाएंगे, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है और सामने आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट, अगर आप बहुत मन से इसको पढ़ेंगे तो आई होप कि कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है, आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। शी प्लेज द पियानो एंड द हारमोनियम एज वेल ईयर टू, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे कि वो पियानो बजाती है और हारमोनियम भी, तो शी प्लेज द पियानो
एंड ऑल्सो द हारमोनियम, लिख तो ठीक था, लेकिन अगर हमें ये कहना शी प्लेज द पियानो एंड द हारमोनियम ऑल्सो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो चीजों में अगर हमें ऑल्सो जोड़ना है तो ऑल्सो शुड नॉट बी एट एंड पोजिशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड एट एंड पोजिशन। एंड पोजिशन पे वेल या हमें सॉरी एज वेल या टू में से किसी एक को यूज करना है, ऑब्लिक लगा हुआ है, दोनों को यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर इन्होंने लिख दिया शी फाउंड हर बैग एंड मनी ऑल्सो तो ये गलत हो गया ना, हम ये कर सकते थे शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी, ऑल्सो मनी करने से क्या होगा, ऑल्सो के साथ मनी आ गया और ऑल्सो एंड पोजीशन पर नहीं आया, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। इसके बाद आपका दूसरा है शी वॉन द प्राइज एंड सो डिड हर सिस्टर, हिज वाइफ प्लेज पियानो एंड सो डज ही। अगर आपको दो पॉजिटिव जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताने हैं एक ही के रिलेशन में, तो आपको सो करके आगे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देनी है, जैसे उसने प्राइज जीता और उसकी बहन ने भी, तो सो डिड हर सिस्टर, और उसकी वाइफ पियानो बजाती है और वो भी सो डज ही। इसके बाद है आपका नीदर के साथ कैसे यूज करना, शी डज नॉट राइट वेल एंड नीदर डू आई। अब यहाँ पे आपको वर्ब को रिपीट नहीं करना है, शी डज नॉट राइट वेल वो अच्छा नहीं लिखती है, और ना ही मैं, तो एंड नीदर, दो ही लोग हैं तो नीदर आएगा, नीदर और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, नीदर डू आई। वो शी विल नॉट लैंड मनी, वो मनी लैंड नहीं करेगी, और ना ही वो, एंड नीदर विल ही। विल क्यों आया, क्योंकि ये विल यहाँ था इसलिए यहाँ विल से बनेगा, क्योंकि ये डज था तो ये डज या डू से बनेगा, आई था तो डू आया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, आप इसको पार्ट करके पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िए, लेकिन आई होप कि अगर आप इसके 3 या 4 पॉइंट को भी एक साथ समझते जाएंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद ये आपका है while answering a question the adverb yes or no should be used according to the affirmative and negative answer। हाँ, अगर यहाँ पे लिखना है have you taken food, तो अगर हाँ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्वेश्चन होता है उसका आपको आंसर देना होता है, 4 आंसर दिए होते हैं, कैसे, तो अगर दिया है हैव यू टेकन फूड, तो अगर दिया हुआ है कि इसको अफर्मेटिव में देना है नेगेटिव में देना है, तो अगर अफर्मेटिव में देना है तो यस करके देना है, नेगेटिव में देना है तो नो करके देना है, तो आपको यस और नो का यूज करना है, सीधे नहीं लिखना है। जैसे आपने लिख दिया कि आई हैव टेकन, तो भी बात वही होगी, लेकिन आपको लिखना है यस आई हैव नॉट टेकन सो फॉर, गलत हो गया ना, नो नो लिखना है, नो आई हैव नॉट टेकन सो फॉर, क्योंकि अगर आपको निगेटिव में बोलना है तो नो बोलना है ना, फिर आपने आगे बोला भी है कि मैंने नहीं लिया है, तो नो मैंने नहीं लिया है, यस मैंने लिया है। तो इस बात को याद रखना, जिस ऑप्शन में यस है उसमें आगे भी अफर्मेटिव होगा, जिस ऑप्शन में नो है उसमें आगे भी निगेशन होगा, यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका है एडवर्ब, एज शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ वर्ब। प्रेडिकेटिव को कैसे यूज करते हैं, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इन वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा, और जो एज है उसको हमें अवॉइड करना है, एज को नहीं लगाना है इनमें, इनमें एज लगाना है, जैसे ऊपर वाले हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज, देखिए ये लिखे हुए हैं ना, रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, इसमें एज लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एडवर्ब एज शुड बी यूज्ड, ठीक, लेकिन यहाँ पे है एज शुड बी अवॉइडेड, यहाँ पे नहीं करना है। तो आपको एक टेबल बना लेनी है कि इनमें हमें एज नहीं लगाना है और इनमें हमें एज लगाना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इसमें लगाना है, लगाकर ही टेबल बनाएंगे, रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नो एज। तो आप जितनी बार पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे रिगार्ड एज, तो जब रिगार्ड एज आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस में जब कभी भी आएगा आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, तो आप याद रखेंगे नहीं रिगार्ड एज होता था कुछ, ठीक है, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, यहाँ पे इसके साथ एज आएगा। और जैसे ये एडवर्ब है जिनमें एज नहीं लगाना है, तो इनमें आपको याद रखना है कि इनमें हमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये एडवर्ब का जो टॉपिक था उसमें मोस्टली जितनी भी चीजें थी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो अदर एग्जाम्स में पूछी जाने वाली चीजें थी, मैंने सारे रूल्स को कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। आई होप कि मेरी कोशिश सफल होगी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे ग्रुप पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और
अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको पूरी मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आपको इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।